अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो एसएसपी हैं ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची के और आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम सरवर भायो साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी, आपने अपने शो में टाइम दिया, बुलाया। चले मुझे ये बताएं कि एसएसपी ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची में आने से पहले, यहाँ पे जब से आप तैनात हुए हैं, इससे पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे थी? मैम इससे पहले थी मेरी 5 साल में रहा हूँ मोटरवे में। अच्छा। और 2 साल रहा हूँ रेलवे में। मैं 2013 में यहाँ से गया था सिंध पुलिस से, तो पहली मेरी पोस्टिंग हुई एसएसपी रेलवे सक्खर। वो 1.5 साल में उधर रहा। फिर मेरी वहाँ से पोस्टिंग हुई एसएसपी रेलवे कोयटा। कोयटा में एक ही एसएसपी है पूरे। लेकिन जब आप सक्खर में थे, मोस्टली आपको पता है सक्खर में तो हर तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट है, तो वहाँ पे आपको किस तरह के चीजों को फेस करना पड़ा? मतलब केसेस किस तरह के आपके पास ज्यादा आते थे? वहाँ में तकरीबन कोई केसेस जो होते थे, एक्सीडेंट के ज्यादा होते थे। अच्छा। हाँ, अगर किसी ने रफ ड्राइविंग कर ली या किसी ने केयरलेस ड्राइविंग कर ली, तो मोटरवे का काम तो पहले तो प्रायोरिटी होती है हमारी हेल्प, जो मोटरवे में है। तो हेल्प होती है, किसी की गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, कोई खराब हो जाए आधी रात हो कोई भी, तो वहाँ पे हमारे अफसर मौजूद होते हैं, हमारी अपना कॉल करते हैं हेल्प लाइन पे। तो हम जब तक वो गाड़ी ठीक नहीं करते तब तक वो वहाँ से अफसर नहीं जाते थे। अच्छा जी, यानी कि आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ वहाँ पे होता है? बिल्कुल। हम पेट्रोलिंग दिन को भी करते थे, रात को भी करते थे। अच्छा। तो उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो हुई, तो फिर जैसे मोटरवे से वापस आया तो पहले मेरी पोस्टिंग हुई एसएसपी स्पेशल ब्रांच हैदराबाद। अच्छा। फिर वहां से मेरी हुई एसएसपी स्पेशल ब्रांच सक्खर। अच्छा। उस यहाँ फिर मैं आया हूँ 11वें महीने में। अच्छा अच्छा। 8 तारीख को एज एसएसपी ट्रैफिक ईस्ट। तो काम सेम ही है, मोटरवे का हो ट्रैफिक का हो, दोनों का काम सेम है। मगर डिफिकल्टी ये है कि ये शहर है, मेगा सिटी है, बहुत बड़ा शहर। और वो मतलब इतना शहर नहीं है? नहीं, वो तो हमारी जुरिसडिक्शन जो मोटरवे में होती है वो सिर्फ नेशनल हाईवे और मोटरवे होती है। अच्छा। बस उसके दाएं बाएं कोई हमारी जुरिसडिक्शन नहीं होती। तो आपकी कोयटा में भी पोस्टिंग रही? बिल्कुल रही है। 1 तो साल में कोयटा में आपके कितनी देर आप पोस्ट रहे हैं वहाँ पे? तकरीबन 1.5 साल में रहा हूँ। 1.5 साल में? जी। तो कोयटा में तो सारे आपको पता है वहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती जी, है। जी। लेकिन वहाँ पे भी इस तरह के आपको केसेस देखने को मिलते थे? एक्सीडेंट्स ज्यादा होते थे या रात को लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं वहाँ पे? वहाँ पे मैं था, मैं उसमें रेलवे में सिर्फ 2015 की बात है, तो काफी हालात खराब थे। अच्छा। वहाँ पर ट्रेनें आज भी देखें तो रात को पहले ट्रेनें चलती थी, अब ट्रेनें रात को नहीं चलती। अच्छा। दिन को ट्रेनें चलती। क्या वजह है उसकी? ब्लास्ट होते थे ट्रेनों के। अच्छा। रेलवे ट्रैक्स पे। कोयटा जो है वो एक बहुत ही मतलब खतरनाक किस्म का वो एक इलाका समझा जाता है, क्योंकि वहाँ पे वजीरिस्तान से काफी लोग आते हैं। जी, क्या ये सच है? वहाँ पे बिल्कुल है मैडम। इतनी बड़ी आपकी बॉर्डर लाइन है अपना बलूचिस्तान की और अफगानिस्तान की। अभी देखिए बाढ़ भी लगाई हुई है हमारी पाक आर्मी ने, इसीलिए तो लगा रहे हैं कि इंटरफेरेंस ना हो वहाँ से। नहीं तो जब वो ब्लास्ट होते थे तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते थे उस सिचुएशन को? मैडम पहले तो हम ये करते थे, ट्रेन जाने से पहले हम एक इंजन चलाते थे जो चेक करती थी कि ट्रैक पे कोई चीज है तो नहीं। अच्छा। फिर इंजन जब वो क्लियरेंस देती थी हमें, को जाके बंदे क्लियरेंस देते, फिर हम ट्रेन को रवाना करते थे। ऐसे हालात थे उस टाइम। अच्छा। तो अगर फिर भी खुदा ना खासा कहीं ना कहीं भी ब्लास्ट हो जाता था तो फिर हम चले जाते थे, फौरन पहुंच जाते थे, सारी इंतजामिया वगैरह पहुंच जाती थी। तो केस पे दाखिल करते थे। होते तो दहशतगर्द थे सारे। तो वो सब कुछ आपको मतलब करते हुए कभी डर नहीं लगा कि छोड़ो यहाँ से पोस्टिंग करा के वापस चला जाए? नहीं, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। सक्खर में मेरी पोस्टिंग थी, तो हमें इतला मिली कि ठुल की साइड पे रेलवे ट्रैक के बम पड़े हुए और नफ्स किए हुए। अच्छा जी। तो मैं फौरन वहां चला गया, तो वो बेचारों की वो किट भी नहीं पहनी हुई थी उन्होंने, जो अपना स्पेशल ब्रांच के बंदे थे। वो उसको डिफ्यूज कर रहे थे, हम थोड़ी दूर खड़े हुए थे। यकीन करें उनको डिफ्यूज करते हुए कोई तार गलत कट गई, ब्लास्ट हो गया। ओह माय गॉड। वो बेचारे इतने जख्मी हुए। मेरी गाड़ी सामने खड़ी थी रोड पे, उसके शीशे सारे टूट गए थे। ऐसे समझे कि अल्लाह ने वहाँ पे नई जिंदगी दी। तो मतलब वो इंसान जो है वो उस वक्त वहाँ पे जख्मी हुए थे? जख्मी होते बिल्कुल। और वो आपके सामने ब्लास्ट? सामने, बिल्कुल सामने। उस टाइम क्या आपकी मतलब फीलिंग्स क्या होती हैं? आप
चीज को किस तरह से हैंडल करते हैं कि मेरे सामने अब एक इतना बड़ा हादसा हो चुका है। एक होता है ना इंसान के जी, अंदर दिल जो है, ऑब्वियसली सबका डर तो जाता है, आपको कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं नहीं मैम, अब पुलिस की वर्दी पहन ली तो डर किस बात का। देख यकीन करें, हमारा तो ईमान ये कि बस अल्लाह ताला ख्वाहिश होती है ना कि यूनिफॉर्म में हमारी मौत हो जाए, शहीद हो जाए। अच्छा, ये यही बहुत बड़ी जज्बा बात है हमारी जो है माशाल्लाह से पाकिस्तान की जो पुलिस है, उनके यही जज्बात हैं, तो उसी की वजह से हम सब सिक्योर हैं। मोस्टली मुझे ये बताएं, आपको किस तरह के लोगों को, मतलब किस तरह के जराइम पेशा लोगों को फेस करना पड़ता है? मैंने फील्ड में आप जाए, फील्ड में हम रहे, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में मैं रहा हूँ, तो क्राइम हर जगह पे अपनी नोयर का अपना होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में। कोशिश पुलिस की यही होती है कि कम से कम क्राइम हो, जो क्रिमिनल्स हों उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल हो, उनको अरेस्ट करें। तो ये कार्रवाई तो रोज डेली बेसिस पे चलती हैं। इंटीरियर सिंध में आप देखें ज्यादा क्राइम जो होता है वो होता है किडनैपिंग का। अच्छा, किडनैपिंग फॉर रैंसम। अच्छा, वहाँ पे तो वो किडनैप करके वो पैसे लेते हैं? पैसे लेते हैं वो, फिर अब पुलिस को पता चलता है, उनके कॉल ट्रेस करते हैं, उनका लोकेशन ट्रेस करते हैं, चाहे जंगल में हो कहाँ भी, वहाँ रेड करते हैं। उनको काफी बंदे बाजियाब कराए हमने। अच्छा जी। तो बाजियाब जब कराने जाते हैं तो वो कोई ना कोई अपनी कोई मतलब बात आगे रखते होंगे, या उनकी कोई ऐसी बात होगी कि हमारी ये बात मानी जाएगी तो हम आपको बंदा देंगे, ऐसा कभी कोई वाकया नहीं हुआ? मैम, जब हम रेड वगैरह करते हैं ना, जो हमें पता चल जाता है कि ये उनकी लोकेशन ये है, यहाँ बैठो, तो फिर निगोशिएशन नहीं होती, नहीं होती, और फिर आमने सामने फायरिंग आप होती है। डायरेक्ट जाके अटैक करते हैं बिल्कुल। तो अभी तक आपने कितने केसेस जो है वो इस तरह के फेस किए हैं? मैडम बहुत किए हैं। अभी 27 साल में तो मेरे ख्याल तकरीबन कोई हजारों की तादाद में होंगे। 27 ईयर्स आपको ये मतलब माशाल्लाह से जॉब जी, करते हो हुए गए। हो गया है। इस 27 सालों में आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज है जो अभी भी आप चाहते हैं कि मैं इस मुल्क के लिए और करूं? मैम जज्बा तो यही है कि हम ऐसे अपने अवाम की, अपने लोगों की, अपने पाकिस्तान की खिदमत करें। ऐसा काम कोई करें जिससे अगले को फायदा हो, सिक्योरिटी हो, फील करें। बस मकसद यही होता है हमारा कि लोगों को रिलीफ देना, उनकी हिफाजत करना, यही हमारी पुलिस का फर्ज तो है। कोयटा में आप 1.5 साल रहे? जी 1.5 साल रहा मैं। कोयटा में 1.5 साल रहे। सक्खर में आप कितनी देर रहे? सक्खर में मैं एज अ सेक्टर कमांडर जो मोटर में रहा, वो भी मैं तकरीबन 3 साल रहा उधर। 3 साल रहे? 3 साल रहा। तो सक्खर में ज्यादा किस तरह के केसेस आते थे? सक्खर में मैडम एज अ मोटरवे, तो सक्खर में मैं ऑपरेशन में भी रहा हूँ। तो आपने सुना होगा 2003 में एक मशहूर ऑपरेशन हुआ था, शाह बेलो ऑपरेशन। हाँ। वो एक जंगल है, कोई नहीं जाता था। हाँ कभी जी। उससे पहले कोई नहीं गया। हमारे एसएसपी थे उस टाइम गुलाम शबीर शेख साहब। तो 4-5 महीने हम जंगल में रहे थे अंदर जाके। अच्छा, अपनी कैंप्स लगाई थी, हम बाहर नहीं आते थे, 4-5 महीने बाहर नहीं आते थे। तो वो 4-5 साल आपने किस तरह से सरवाइव किया एक जंगल के अंदर? 4 महीने में, 4 महीने। तो 4 महीने आपने जंगल में कैसे सरवाइव किया? बस वो हमें पता है कैसे सरवाइव किया ना, कि जिंदगी में फर्स्ट टाइम कोई पुलिस शाह बिलो में इंटर हुई थी। अच्छा, नहीं तो लोग जो थे ना डाकू, बंदे अगवा करके सक्खर के हदूद से या शिकारपुर से वो चले जाते जंगल में, उनको पता था पुलिस आएगी नहीं। तो ये पहली मरतबा ऑपरेशन हुआ था, तो हमने वहाँ पे वो उनका बिल्कुल सफाया कर दिया था उधर। तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? यकीन करें मैडम, तो रात के वक्त तो हम ऐसे जमीन में खड्डा खोद के, हाँ। तो उसमें हम सो जाते थे। खड्डे के अंदर? खड्डे के अंदर सो जाते थे, ऊपर उसके कपड़ा लगा देते थे, जो दरिया होती हैं हमारे पास पुलिस की होती है ना, वो लगा देते थे, किसी को पता ना चले कि कोई कहाँ सोए हुए हैं, क्या है, या कोई अंधेरे में कोई गोली मार दे या कोई कर दे। तो ऐसे हमने वहाँ पे ऑपरेशन किए। तो मतलब वहाँ पे आपने कैंप्स नहीं लगाए थे, आप गड्ढे खोद के? पहले जब गए, अच्छा, पहले जब गए तो 10-15 दिन जो हमें लगे ना, तो कैंप हमें पता है कि कहाँ कहाँ अंदर जाएगा जंगल में, फिर पता चलेगा ना। तो आहिस्ता आहिस्ता से इंशाल्लाह ताला हम क्लियर करते आगे चलते गए, फिर कैंप लगाते गए। एक जगह क्लियर की, वहाँ पे कैंप लगा लिया, वहाँ पे बंदे बैठे दिए, फिर आगे मूव किया। तो ऐसे कैंप तो लगते रहते थे। मतलब लेकिन आप जमीन के अंदर मतलब होते बिल्कुल थे? बिल्कुल। ये सारी नफरी हमारी, सारे अफसर थे मौजूद थे। उसमें ये था कि हमारे जो एसएसपी थे उस टाइम, वो बहुत बहादुर थे, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, अभी रिटायर हो गए हैं। तो वो हेलीकॉप्टर पे होते थे। अच्छा, हमें कवर करते थे हेलीकॉप्टर से ऊपर। अच्छा जी, मतलब ऊपर से सिर्फ वो एक जेस्चर देते थे कि वो गुजर गए हैं, गुजर गए हैं, और वो बिल्कुल देख रहे होते थे हमें। वाकई में ये एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है, क्योंकि सलूट है आपको। नहीं नहीं मैम, ये आप हमारा लोगों फर्ज की है। वजह से ये पाकिस्तान जो है, ये हमारा जो मुल्क है, हम इतने सुकून से रहते हैं और इतने सुकून की सांस लेते हैं। तो ये एक मेरे लिए, मेरे यकीन करें, मतलब बहुत ही एक शौक वाली बात है कि आप इतना
सरवाइव करते हैं कि आपने गड्ढे खोद के जमीन में रहते थे आप। बिल्कुल मैम, कभी ये ऐसा ड्यूटी है कुछ हमारी। कभी ऐसा कुछ आपको उस वक्त फील हुआ कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर आपकी यहाँ मौत हो जाती तो उस जगह पे तो फिर आप क्या करते? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैम, शहीद होते, अल्लाह का शुक्र है, तो अल्लाह कभी नसीब करे। एक बार भी ख्याल नहीं आया कि फैमिली जो है वो अल्लाह हमारे से फैमिली का मैम, जब से नौकरी में आए वो अल्लाह के आसरे हैं। हम्म। हमें लोगों की हिफाजत करनी है, जो अल्लाह ने वर्दी दी है इसकी शान बरकरार रखनी है। तो वहाँ पे जब आप रहते थे 4 महीने, खाना किस तरह से खाते थे आप? खाना मैम वो वहीं के लोकल जो लोग थे ना वो भी हमें प्रोवाइड करते थे और हमारा अपना खाना भी आता था। अच्छा, वो खाने के जी हेल्प जी, करते खाने थे? का अरेंजमेंट हमारे ऐसे साहब में किए हुए थे, वो बिल्कुल बोट के जरिए आता था खाना, दरिया क्रॉस करके खाना आता था हमारे अच्छा। पास। जी, तो ये ऐसे नहीं कि बंदा आ गया चलो खाना पहुंचा दिया, नहीं, वो एक ही दफा आता था सुबह को खाना, वो सारा दिन रात का भी होता था उसमें, दोपहर का भी होता था, फिर वो दूसरी सुबह को आता था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी मतलब रोज आपको खाना जी प्रोवाइड जी किया बिल्कुल, जाता? हर चीज प्रोवाइड करते थे वो इसमें कोई तकलीफ हमें किसी जवान को या किसी अफसर को कोई तकलीफ खाने पीने की नहीं थी किसी चीज की। बट इट्स वेरी हार्ड कि आप इस तरह से करते हैं। मेरा सलूट है नहीं, हमारी नहीं, मैम, पाकिस्तान ये की हमारा पुलिस को। फर्ज है हमारा। और मुझे ये बताएं कि कभी आपको ऐसा हुआ कि किसी बंदे ने या किसी चोर ने आपको अपने पीछे बहुत भगाया हो और जब वो आपको मिल जाता हो तो आप अपना टिका के उस पर गुस्सा निकालते हो? मैम है तो बड़ा वाक़या में था 2008-9 में डीएसपी फिरोजाबाद, अच्छा यहाँ कराची में, तो एक मर्डर हो गया हमारे एएसआई का तारक रोड पे। अच्छा। एक क्रिश्चियन था, वो बड़ा मशहूर हो गया था, वो जहां भी जाता था डकैती करने वो गोली मार देता था, अच्छा। बंदे को मार देता था, कहीं भी जाता ऑन द स्पॉट मर्डर कर देता था? ऑन द स्पॉट मर्डर कर देता था और डकैती भी करता था, भले किसी छोटी शॉप में गया हो बड़ी शॉप, एक बंदा 2 बंदा मार देता था। तो उसने वहां पे हमारे एसआई का मर्डर कर दिया, तो फिर वो केस मेरे लिए चैलेंजिंग था, चैलेंज हो गया? बिल्कुल चैलेंज हो गया। तो कोई उसके हम घर पे रेड की तो उसका भतीजा हमने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास मोबाइल फोन था, मैं ऑफिस में ले आया, उसको अपने इंट्रोडक्शन कर रहा था, अफसर बैठे हुए थे, तो उसको फोन कॉल आई। अच्छा। फोन कॉल आई तो मैंने कहा से बात करो आप। अच्छा। कौन है बात करो, वो बात नहीं करना था, वो पता था उसको कि ये बंदा। हाँ। तो उसने बात की, मैंने उससे फोन छीन के मैंने खुद अपने कान पे रखा, तो मुझे ट्रेन की आवाज आई। अच्छा। ट्रेन की। अच्छा। तो मेरे एसएसपी थे रियाज साहब यहाँ पे, तो मैंने कहा सर ये लोकेशन बताएं कि इस वक्त फोन कॉल की लोकेशन क्या है। ओके। तो उन्होंने हमें आधे घंटे के अंदर लोकेशन बता दी कि ये जो है लोकेशन इसकी शाहदादपुर की आ रही है। अच्छा। तो मैं क्योंकि रेलवे में रहा था, मुझे पता था, तो मैंने फिर वहाँ कॉल की स्टेशन मैनेजर को यहाँ पे कराची में, मैंने कहा आपकी कौन सी ट्रेन अभी शाहदादपुर क्रॉस कर रही है, आने वाली जाने वाली? ओके। उसने कहा सर अभी 10 मिनट पहले जो ट्रेन क्रॉस हुई है वो शालीमार बता रहे थे, बताएं कौन सी, वो क्रॉस हुई है। अच्छा। वो जा रही थी यानी यहाँ से कराची से लाहौर तक। हाँ। तो यकीन करें तो हमने फिर वहां से बंदों के नाम लिए, हाँ। जो ट्रेन में गार्ड होते हैं, उनको फोन किया कि ये फलां बंदा स्केच उसका था हमारे पास, उनको कहा कि इस हुलिये का बंदा अगर ट्रेन में सफर कर रहा है तो आप मेहरबानी करके हमें बताएं। तो लोकेशन हमें आ रही थी कि मतलब ऑन द स्पॉट आप जो है वो ठक ठक करके आपने उस बंदे का हुलिया भेजा? बिल्कुल। अच्छा। रेलवे स्टेशन पे भेज दिया, सखर में, रोड़ी में, हर जगह भेज दिया। ओके। और जो बंदे रेलवे में थे अंदर जो गार्ड होते हैं पुलिस के, उनके फोन नंबर हमने लिए, फोन नंबर उनसे रब्ता किया कि इस फलां शेप का बंदा इस गाड़ी में हमें जहां भी हो हमें इतला दें। अच्छा। तो उस बंदे को शक हो गया। अच्छा। ये हर गाड़ी हर बोगी में बंदों को ढूंढ रहे थे ना, तो इस बंदे ने क्या किया, ये बंदा फिर रानीपुर रेलवे स्टेशन है वहां पे उतर गया। अच्छा। उतर गया तो ट्रेन तो चली गई। हाँ। तो लोकेशन उसने मोबाइल भी जो है अपनी ट्रेन में रख दी। अच्छा जी। मतलब उसने कहा कि इस नंबर से ट्रेस हो जाऊंगा, मोबाइल नंबर इसलिए अपने हाँ। फेंक दी, कहीं भी रख दी, वो है। हमें लोकेशन बस वो बता रही, जहाँ ट्रेन जा रही थी वहां लोकेशन बता रही थी। ठीक है। तो अचानक से फिर रात को तकरीबन कोई बिल्कुल हम यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, मुझे जाना है ब्रेक पे। तो व्यूअर्स मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वक्त हम बैठे हैं गुलाम सरवर भाइयों साहब के पास और बड़ी अच्छी अच्छी बातें जो है वो ये बता रहे हैं। और सर मुझे बताएं कि वो बंदा जो है उसने फोन ट्रेन में छोड़ दिया जी, एंड फिर भी आप उसका पीछा कर रहे थे। बिल्कुल पीछा कर रहे थे मैम। हम रानीपुर तक जब वो ट्रेन चली गई, रोड़ी चली गई, तो वो लोकेशन वही बता रही थी जहाँ फोन पड़ा हुआ था। मगर इसको जैसे उतरा है ये रानीपुर पुलिस स्टेशन पे, तो था तो एक कराची के बंदा ना, लोकल बंदा लगी नहीं रहा था, पुलिस को पता चल जाता है, तो वहाँ के लोकल पुलिस ने इसको उठा लिया, अच्छा, उस बंदे को। अच्छा, वो लेके गए थाने में, तो थाने पे उनको तो एसपी को भी नहीं बताया, वहाँ अपने सीनियर्स को नहीं बताया, बस वो अपनी किसी और चक्कर में थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मैं आपको पैसे देता हूँ, मुझे छोड़ दें, आप मुझे फोन कॉल करने दें, मैं अपने बंदे को फोन करूँ, तो वो पैसे लेके आ रहा है। तो इसने उसी बंदे को फोन किया जो बंदा हमारे पास बैठा हुआ था, अरेस्ट था, उसका जो भतीजा था। ठीक है। तो फिर उसको फोन आया, तो फिर मैंने चेक किया, फोन पे बात की, मैंने कहा बात करो, वॉल्यूम साउंड उसका ऑन करो। ओके। तो उसने कहा कि मैं फलां थाने में हूँ रानीपुर के, और इतने पैसे लेके आप जल्दी आ जाओ। तो यकीन करें मैम, उसी टाइम हमने उसको मैंने गाड़ी में बिठाया, 2 गाड़ियां मैंने ली, SHO लिए मैंने। यहाँ से तकरीबन सखर 450 किलोमीटर है। अच्छा। तो रमजान शरीफ का महीना था, रोजा भी था, हमने रास्ते में खोला जाके। तो यकीन करें उनको अंदाजा भी नहीं था कि कोई हमारे पास पुलिस आ रही है। वो हम उससे बात करवा रहे थे बंदे से बार बार कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैं फलां गाड़ी में हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। पुलिस वालों से बात हो रही थी कि आप कुछ ना कहें, इसको मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। 2:30 बजे 3 बजे मुझे तो पता था ना, मैं रहा था सखर में, मेरी काफी सारे सखर की है डिस्ट्रिक्ट की, तो मुझे रास्तों को पता था, हर चीज का पता था। आप तो पहले भी वहाँ जी जी। सीधे मैं थाने पे वहाँ गया तो ये चारपाई पे लेटा हुआ था। ओह माय गॉड, सीरियसली? यकीन करें मैम, ये बहुत बड़ी एक कहानी है, जैसे इट लुक्स लाइक कि जैसे मूवीज में दिखाते हैं। जी जी, वो अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, यकीन करें मैम, वो आप अंदाजा नहीं कर सकती उस टाइम जो मेरी फीलिंग्स थी ना। आपका दिल क्या किया, देखते साथ ही आपने क्या किया उसको? मेरा अफसर शहीद हो गया था, मुझे तो एक बस नजरों में वही था। यकीन करें मैंने अपने गनमैन को मना कर दिया, मैंने कहा कोई इसको हाथ नहीं लगाया। वो डंडा पड़ा हुआ था थाने में जो होता है, वो मेरे उससे शुरू हो गया उसके ऊपर। ओहो। यकीन करें इतना मारा कि अपने दिल की भड़ास निकाली। फिर उसको बांध के आंखें बंद करके हम फिर उसी टाइम वापस यहाँ कराची आए। सुबह सवेरे हम पहुंच गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, IG साहब ने मुझे एप्रिसिएशन लेटर दिए, बहुत इज्जत की। सबसे बड़ी ये थी खुशी कि मैंने अपने शहीद का जो था ना, वो कातिल पकड़ा। बस यही मेरे लिए बहुत एजाज की बात थी। तो उस वक्त आपके दिल में एक खुशी भी थी, लेकिन गम भी था कि वो दोस्त आपके साथ, बिल्कुल नहीं, वो ऑफिसर आपके साथ नहीं है। और उस इंसान को फिर क्या सजा हुई, उस बंदे को? मैम उसको मेरे ख्याल में फिर तो मेरी ट्रांसफर हो गई थी इंटीरियर में। केस तो मजबूत था, मर्डर का केस है, मेरे ख्याल में उसको सजा हो गई। सजा हो जी जी, मुझे SHO ने बताया था, उन्होंने कहा सर उसको सजा हो गई। तो मेजॉरिटी जब ये इस तरह की जो मतलब ये स्ट्रीट क्राइम्स करते हैं और ये मोबाइल स्नैचिंग ये जो होती है, बल्कि अभी भी मैं मतलब थोड़ी देर पहले भी मैं आपसे कुछ डिस्कस कर रही थी, खैर ये जो चीज़ें होती हैं ये मोस्टली क्या रेशो है एज की? बच्चे करते हैं, बच्चे भी मुलव्वस होते हैं इन चीजों में? मैडम है, टीनेज भी हैं, हम पकड़ते हैं टीनेजर्स को भी। हाँ, पकड़ते हैं हम, बिल्कुल। 18 से 20 साल, 12-13 साल। आज देखें ना, आजकल क्रेज हो गया है मोबाइल का, बहुत ज्यादा हो गया। हर कोई कहता है कि मेरे पास, अब तो वो पहले नोकिया होती थी, बड़ी बात थी, किसी के पास होती थी। अभी वो आप देखेंगे तो हर किसी के पास 1-1, 2-2 मोबाइल हैं। बिल्कुल, वो देख रहे हैं लोगों को आईफोन है क्या है, तो फिर वो छीनने की कोशिश भी करते हैं, मर्डर करते हुए भी देर नहीं करते मोबाइल के लिए। लेकिन ये 12 और 18 साल के जो बच्चे होते हैं, यूजुअली आप इन लोगों के लिए क्या सजाएं होती हैं? इनको भी सजा होती है? बिल्कुल मैम, सजा होती है, मगर इनको जेल में जब इनको भेजते हैं, जुवेनाइल जेल होती है जो बच्चों की होती है, वहाँ पे इनको सिखाते हैं, फिर इनका ब्रेन वॉश करते हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, कि आपने ये क्राइम किया है, आइंदा ना करें, ये आपको सजा मिली है। मतलब आप उनकी काउंसलिंग करते हैं? जी मैम, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। हमारा ये काम नहीं होता, चलो सजा तो ठीक है, मगर काउंसलिंग भी जरूर करते हैं लोगों की। आगे चल के चलो किसी को 5 साल सजा हुई है, किसी को 2 साल बाहर निकले हैं, तो उसको पता हो कि मैं आइंदा ये चीज ना करूँ। तो कितने % लोग जो हैं वो सुधर जाते हैं? कभी कोई ऐसा केस आया कि एक बंदे को सजा हुई, वो बाहर गया, वो फिर दोबारा से वही चीज करके दोबारा? हार्डली, बहुत कम, हार्डली बहुत कम, कोई 2-3% होगा तो होगा, नहीं तो वो लोग नहीं सुधरते। नहीं सुधरते, बाहर जाके फिर वही काम करते हैं, वही क्राइम करते हैं, वही देखने, माहौल वही देखते हैं ना। हाँ। बाहर जाते हैं, माहौल वही देखते हैं, बस। और तरबियत का भी होता है। हाँ।
वो कहते हैं ना, अपने बच्चे का पहला स्कूल जो है वो उसका अपना घर है, अपने माँ बाप है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल जो तरबियत होगी उसकी, वो वैसा ही काम करेगा। नहीं तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द रीजन, क्यों बच्चे जो हैं, बच्चे भी इस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं? ये मेरे लिहाज से जो मेरी थिंकिंग है ना, वो है ख्वाहिशात। अच्छा जी, आजकल बहुत बढ़ गई आजकल हैं। बढ़ गई हैं ख्वाहिशात, अपने खर्चे से ज्यादा ख्वाहिशात बढ़ गई हैं। देखें, मेरी आमदनी है 100 रुपया, अगर मेरा शौक होगा 500 रुपये का, तो मैं 400 रुपये कहाँ से लाऊंगा? हाँ, वो कहीं ना कहीं से गलत काम करूंगा। हम्म, तो इंसान को अपनी ख्वाहिशात लिमिटेड रखनी चाहिए। जितना आपके रिसोर्सेज हो, जितनी आपकी आमदनी हो, उसी हिसाब से बंदा चले तो फिर कोई बात नहीं है। इसमें बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। आपको क्या लगता है कि इन सारी चीजों में सोशल मीडिया का कितना हाथ है? बहुत किरदार है मैडम सोशल मीडिया का। आप देखें, जब से ये मोबाइल फोन आए हैं, आप पहले क्राइम देखें, पहले में इतना क्राइम नहीं होता था। स्ट्रीट क्राइम देख लें, हाउस रॉबरी देख लें, या और कोई क्राइम देख लें, मोबाइल के बाद ना बहुत क्राइम बढ़ गया है। ये ऐसी चीज है कि इंसान इससे सीख भी सकता है, और इससे यही चीज इंसान को खराब भी करती है। लेकिन मोबाइल फोन जो है वो बहुत हद तक हेल्प भी कर सकता है। बिल्कुल, because आपको पता है कोविड में बच्चों ने घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो बिल्कुल, वो एक काम भी उससे हो सकता है ना। दोनों चीजें मैंने पहले कहा, दोनों चीजें हैं। इससे सीखना भी चाहिए। हर चीज आपकी, जैसे दुनिया आपके हाथ में है, दुनिया आपके हाथ में, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। तो अगर इससे आप सही काम लेंगे तो आप कुछ सीखेंगे, अगर इससे गलत काम लेंगे तो उसका नतीजा खराब होगा, आप क्राइम करेंगे। सही। तो बच्चों और बड़ों के बाद औरतों की कितनी रेशो होती है क्राइम्स में? औरतें ज्यादा हैं क्राइम्स? नहीं मैम, वो कम है, 5% मेरे ख्याल में कोई होंगी, या जिसके साथ कोई होती है। पकड़ी है काफी हमने ऐसी, अच्छा, औरतें भी पकड़ी हैं। तो मोस्टली कौन से क्राइम्स में पकड़ी हैं आपने? ये मैडम ज्यादातर जो करती है ना, ये स्मगलिंग करती हैं औरतें, चरस वगैरह या कोई और चीज, अफीम हो गई, और चीज हो गई। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं था DSP 12, वो एक बहुत ही सेंसिटिव था एरिया, लड़काना का एक सब डिवीजन थी। अच्छा तो हम रूटीन में चेकिंग कर रहे थे वहाँ पे, तो थी इंफॉर्मेशन हमें अच्छा कि औरतें हैं, उन्होंने चरस बांधी हुई अपने पेट पे। ओ खुदाया, यकीन करें। अच्छा तो वेगने हम चेक कर रहे तो थे। क्या क्वांटिटी थी, कितनी चर्स बांधी हुई थी जो पेट पे बांधी हुई मैम थी? तकरीबन जो एक पैकेट होता है उसका, वो होता है कोई 5 किलो का, बड़ा सा। अच्छा, एक एक को चार लगे हुए थे। अल्लाह। 3 औरतें थी। अच्छा तो एक वेगन भी आई, उसको छोड़ दिया हमने, दूसरी आई, तीसरी को रोका। तो ऐसे लेडीज तो हाथ में नहीं लगा सकते ना सबके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लड़के को उतारा, जो उन्होंने बताया था हमें कि ये थोड़ा मुशाबत देगा आपको लड़का, ऐसा उसको बुलाया। उनको कहा, बेटा आप किसके साथ हो? उन्होंने कहा, नहीं मैं अकेला हूँ। अच्छा मैं अकेला जा रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा, किससे अकेले जा रहे हो यार? हमें पक्की इन्फॉर्मेशन, हम हैरान हो गए। DSP में था और SHO थे। मैंने कहा, SHO यार ये क्या है, या तो गलत इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने कहा, हाँ। सर 100% सही है, अच्छा ये झूठ बोल रहा है, बंदा यही है, इसके साथ लेडीज बैठी हुई, हम हाथ नहीं लगा सकते, अभी मजबूरी है, क्या करें? क्योंकि लेडीज आपके साथ, लेडीज पुलिस का होना जरूरी होता है। जरूर होना हाँ। होता है मैडम। फिर यकीन करें, तो एक दूसरा बंदा इसके साथ ही बैठा हुआ था। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा, इधर आओ। जब अल्लाह मदद करता है ना, कोई न कोई रास्ता निकाल देता बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो ये टैग लगा नहीं होता दर्जी का, हाँ जी जो कपड़े सिलते हैं, हाँ जी हाँ जी। तो उसको भी वही था, उसी बंदे को भी वही था। ओह, दोनों ने एक ही दर्जी से कपड़े सिलाए थे। तो मैंने कहा, ये देखो, मतलब आप इतनी छोटी छोटी चीजें जो है वो देखते हैं। मेरे में एक्सपीरियंस हो जाता है ना। बस मैं कहता हूँ, अल्लाह मदद करता है ना, वो सारी बिल्कुल, चीजें सामने आ जाती बिल्कुल हैं। ऐसे आपकी है। नीयत साफ हो बस। तो यकीन करें, बस मैंने देखा कि यही बंदे हैं। तो अब मैंने कहा, तुम कैसे कह रहे हो कि मैं अकेला हूँ, ये तुम्हारा भाई है या दोस्त है, कुछ भी, दोनों ने एक ही दर्जी के कपड़े ओह पहने माय हुए हैं। गॉड। तो वो हैरान हो गया। अच्छा वो फिर वो दाएं बाएं ऐसे ऐसे करने लगा। वो मैंने कहा, उसको 2 चांटे लगा उसको। ओह 2 चांटे लगाए। उन्होंने बताया कि ये जो पिछली सीट पे 3 औरतें बैठी हुई है हमारे साथ। ओके। तो उनको उतारा लेडीज को। उन्होंने कहा, नहीं कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ हाँ, नहीं हाँ, है। तो अभी हम obviously। क्या करें, मजबूरी थी। हाँ। मैंने फौरन गाड़ी भेजी अपने थाने पे। लेडीज होती हैं हमारे थाने लेडीज पे। बिल्कुल। वो लेडीज आई थाने पे, आधा घंटा लग गया। फिर इनको कमरे में ले गए, हमारी चौकी बनी हुई थी। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने सर्च की। यकीन करें, तीनों औरतों के पास यानी 20, 40, 60 किलो चरस थी। कितना? 60 किलो। ओह माय गॉड। तो उनकी यहाँ बंधी हुई थी जिस्म में, खुद बांधी हुई थी पट्टी, ऊपर से बुर्का पहना हुआ था।
60 किलो आपने 60 किलो में औरतों से, क्योंकि वो स्मगलिंग करती है ना अमूमन, आप पता है, देखें आप भी औरत हैं। हाँ, हाँ। आप जाएंगी गाड़ी में तो आपको कोई टच नहीं ऑब्वियसली करेगा। हाँ, मुझे अगर हम लोकल बस पे सफर करते हैं जी। तो आपको ऑब्वियसली कोई हाथ नहीं लगा हाथ सकता। भी नहीं लगा, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही। इसीलिए हम भी हाथ टच भी नहीं कर रहे थे। जब लेडीज पुलिस आई उन्हें सच की तो यकीन करें कि बस इतनी खुशी हुई कि जो इन्फॉर्मेशन थी हमारी वो सच निकली। बिल्कुल सच निकली। तो ये औरतें आई थी बलूचिस्तान से। अच्छा। ये जा रही थी कराची। अच्छा जी। तो यहाँ पे मतलब इतना ज्यादा आजकल आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स चल पड़ी हैं और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, बहुत सारे नशे भी आ गए हैं। मुझे तो एग्जैक्टली नामों का भी नहीं पता होगा, लेकिन आपको क्या लगता है ये आती कहाँ से हैं? और ये लोगों को, मतलब बच्चों को आजकल यंगस्टर्स में इतना फैल रहा है। जी जी मैम, आइस वगैरह आजकल देख रही हैं आप। देखे ना, आइस का इतना मैंने नाम सुना है, और उसके अलावा एक पता नहीं वो गोलियां शोलियां भी चल रही हैं। लेकिन तो ये शीशा है उसमें फ्लेवर पता नहीं कौन से हैं। नहीं, अब वो एक तो बात अलग है, लेकिन ये आते किस तरह से हैं और ये बच्चों में किस तरह से फैल रही हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या, मतलब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मैम देखे ना, इसकी तो जिम्मेदारी सबकी है, हमारी भी जिम्मेदारी है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेदारी है। हाँ। तो हर कोई जिम्मेदारी अपनी निभाता है। आईजी साहब के सख्त डायरेक्शन है, हमारे आईजी मुश्ताक मेहर साहब के जो मौजूदा आईजी सिंध हैं, डेली बेसिस पे ऑपरेशन हो रहे हैं, डेली बेसिस पे केस दाखिल हो रहे हैं मंशियात के खिलाफ, इनके खिलाफ, गुटके के खिलाफ, ये आइस वगैरह के खिलाफ एक्शन तो हम लेते हैं। ये आती हैं, आप देखें यहाँ तो पैदा नहीं होती ना चीजें, ये आती हैं वहाँ से अपना अफगानिस्तान से। That's what I want to say कि जब आती हैं तो ये इनको वहीं पे क्यों नहीं रोका जा सकता? कैसे पता चले इन लोगों का क्या, मतलब रोकथाम करनी चाहिए? इसके लिए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सख्त इक़दाम करने चाहिए। जो हमारी वहाँ पर फोर्सेज हैं, ऑब्वियसली एक चीज वहां से यहाँ एंटर होगी तो आगे पहुंचेगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है। तो हम ये नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसे आपको लगता है कि ये चीज होनी चाहिए कि वहीं पे इनको रोक दिया जाए कि वो यहाँ तक पहुंचेंगी ना, वो यहाँ तक पहुंचेंगी। एक्चुअली मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है बच्चे हैं जी 18, 19 साल के, मतलब यंगस्टर्स हैं वो, और हमारे पाकिस्तान की आने वाली नस्ल है वो। तो वो मतलब मैंने देखा बहुत ज्यादा नशा फैल रहा है, स्कूल्स में बहुत फैल गया, स्कूल्स में बहुत प्रोवाइड हो रहा है, बिल्कुल। कॉलेजेस तो खैर पहले हम बोलते थे, सुनते थे, लेकिन अब स्कूल्स में बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल आ गया। तो इसकी रोकथाम के लिए कोई हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए मैडम। पुलिस तो ले रही है, पुलिस अपने हिसाब से जो भी है वो ले रहे हैं। हम स्कूलों में, कॉलेजेस में जो नशा बेचते हैं, जबकि इसके गैंग पकड़े हैं काफी। तो एक बंदा तो नहीं है ना मैम, सारे इनकी गैंग है पूरी। बिल्कुल, हम सबको चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो है अपने मुल्क को, कौम की खुद हिफाजत करें। तो आपको 27 ईयर्स हो गए हैं माशाल्लाह से अपनी फील्ड में। मुझे ये बताएं, 27 सालों में कोई एक ऐसा वाकया है यादगार जो आप मतलब कभी भी ना भूल सकें? मैम बिल्कुल है, वही मैं बता रहा हूँ। जो सेंसिटिव एरिया था, हमारा डीएसपी की पोस्टिंग थी मेरी ना, तो रात को मैं पेट्रोलिंग करके वापस आया, बस खाना वाना खाया, 11-12 हो रहे थे। उस टाइम आप यकीन करें सिर्फ मेरी वाइफ होती थी और मेरा छोटा बेटा होता था, वो 3-4 साल का था। अच्छा जी, मेरी वाइफ अकेली रहती थी, मैं जाता था, बेचारी वो अकेली होती थी घर में। ओके। तो मुझे फोन आया, मोबाइल फोन होते नहीं थे उस टाइम, 2002 की बात है। उन्होंने कहा कि बंदा, डाकुओं ने हमला किया है वारा सिटी में और एक जवान हमारा शहीद हो गया। अच्छा। तो फिर मैं उससे खाना आधे में छोड़ के मैं उसी टाइम में गाड़ी में निकल गया। तो एक टोला उधर था डाकुओं का, एक हमारे रास्ते में आ गया और फायरिंग की हमने, यानी एक्सचेंज ऑफ फायर हो गया। तो मुझे गोली लगी यहाँ पे, गोली लगी मुझे वो, फिर मैं गया हॉस्पिटल। तो यकीन करें ये वाकया वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया कि मुझे गोली लगी। ओके, इट्स अ वेरी बिग थिंग। यही से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, मुझे जाना है एक ब्रेक पे। तो व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम लोग बैठे हैं इस वक्त गुलाम सरवर भाइयों सबके साथ, और एसएसपी हैं, और माशाल्लाह से इतने अच्छे अच्छे वाकयात जो हैं आप हमें अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, जब आप बता रहे थे कि आपको जब गोली लगी तो उसके बाद क्या हुआ?
मैम एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, मुझे गोली लगी तो उनको 5-6 लोग थे अच्छा। जो रोड पे आए थे। हाँ। मोबाइल की लाइटों की रोशनी में नजर आ रहे थे। तो पहले उन्होंने फायर की, फिर मेरे गनमैन ऊपर होते हैं ना गाड़ी में हाँ, जो खड़े हाँ, होते हैं, हाँ। उन्होंने फायरिंग की। मैंने मेरे साथ कलेक्शन थी, मैं बाहर निकला गाड़ी से, मैंने फायरिंग की, उसकी एक गोली मुझे लगी। मतलब वो आमने सामने आमने थे। सामने कर रहे थे, वो सामने हम देख रहे थे उनको, वो हमें देख रहे थे, आमने सामने एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा था। अच्छा। तो मुझे जैसे गोली लगी हाँ। तो वो सारे बेचारे गनमैन वगैरह परेशान हो गए, वो सारे उन्होंने फिर कॉल वगैरह की, तो दूसरी मोबाइल आई, मुझे ले गए वहाँ पे चंद का मेडिकल हॉस्पिटल है लाड़काना में। अच्छा। वो वहाँ पे मेरी ऑपरेशन की, मुझे गोली निकाली, अल्लाह ने जिंदगी दी, अल्लाह ने बचाया। तो मैंने घर तक भी नहीं बताया, मैंने सबको मना कर दिया था, मैंने कहा मेरी वाइफ को नहीं बताना, वो अकेली वो परेशान हो जाएगी। जब मुझे डिस्चार्ज किया कल, यानी एक दिन छोड़ के, मतलब एक दिन पूरा पूरा आपको मैं अंडर हॉस्पिटल था, ऑब्जर्वेशन अंडर रखा गया। ऑब्जर्वेशन रखा। मैं रात को ऑपरेशन किया, सारा दिन अंडर ऑब्जर्वेशन था, किसी को पता नहीं था। मैंने ये कह दिया कि बाहर गई मैं बस काम से। ओके। फिर दूसरी रात में घर गया। ओके। घर गया, वही वाइफ थी, मेरा हाँ। बेटा था छोटा, तो मेरी वाइफ ने कहा आप कहाँ थे? हाँ। मैं परेशान थी इतना। फिर मैंने उसको बताया कि मुझे गोली लगी। ओह माय गॉड। तो ऐसे हमारी ये इतनी जिंदगी भरी हुई है वाकयात से। अल्लाह पुलिस की नौकरी है ना। आपको और हिम्मत दे, और अल्लाह पाक जो है आपको इसी तरह हम लोगों के सरों पे रखे, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारी जो पाकिस्तान की कौम है वो इतने सुकून का सांस ले रही है, और हम बड़े खुशी से रह रहे हैं यहाँ पे। शो जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया था, तो हम इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करते हैं। मुझे ये बताएं कि शादी आपने अपनी पसंद से की या फिर घर वालों की पसंद? नहीं, मेरे वालिदैन की पसंद है, मेरे बाबा की ज्यादा पसंद थी। अच्छा। वो मेरे बाबा की कजन थी, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि शादी आपने इससे करनी। अच्छा, पहले जी। बाबा ने पसंद की, फिर जी, आपको जी। पसंद आ गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कितने साल हो गए आपकी शादी? मैडम शादी हुई थी मेरी 94 में। 94 में। 94 सो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग। 14 अप्रैल 94। अच्छा, पहले आप माशाल्लाह से हमारे गेस्ट हैं जिनको अपनी जो है शादी की वो डेट याद है, जी। वरना मोस्टली मेरे पास जो गेस्ट आते हैं उनको अपनी एनिवर्सरी की डेट याद नहीं होती। नहीं, नहीं, और याद वो होनी यही चाहिए। बोलते हैं कि हमें जो है वो हमारी वाइफ याद कराती है, वरना हमें याद नहीं होती। नहीं नहीं मैम, होनी This is चाहिए। a तो very जिंदगी rare का, thing. जिंदगी की ऐसे ऐसे मोमेंट है ना, शादी तो ऐसी चीज है कि बंदा नहीं भूल सकता ना। वो अच्छा, है ऐसा ऐसी क्यों चीज। होता है कि आप तो खैर नहीं भूलते, मेजॉरिटी जो मेरे गेस्ट आते हैं उनको शादी की डेट्स याद नहीं रहती। खैर मुझे ये बताएं, बच्चे कितने आपके? मैडम मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। अच्छा। एक बड़ा बेटा है, वो सर सैयद में अपना इंजीनियरिंग कर रहा है, और दूसरी मेरी छोटी बेटी है, उसे वो सखर में ओ लेवल कर रही है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा। और छोटा बेटा है वो सिटी में 9th क्लास में। अच्छा, तो तीनों बच्चों में से आपको क्या लगता है कौन चाहता है कि वो आपकी तरह मतलब अपने फादर पे जाए? मेरी बेटी में। बेटी का हाँ, शौक है? बेटी बहुत प्यारी भी है मुझे, और बहुत प्यार भी करती है, और उसका शौक है कि मैं CSS करके बाबा की तरह पुलिस अफसर अरे बनूं। वाह। और जब छोटी थी तो उसको मैंने यूनिफॉर्म दी थी सिलवा के, पुलिस की वो पहनती थी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, तो आपको खुशी होती है ये देख के? माशाल्लाह मैम, बहुत खुशी होती है, अल्लाह करे उसको इंशाल्लाह ताला CSS करे आ जाए। बिल्कुल जी, बेटियां जो होती हैं वो बड़ी ही प्यारी होती हैं, और अल्लाह सबकी बेटियों के जी, जी, नसीब मैम, अच्छे बिल्कुल, करे। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि खाने में क्या पसंद है आपको? मैडम यकीन करें, भूख के वक्त जो चीज मिल जाए, अल्लाह का अच्छा। शुक्र है बस। अच्छा, जो भी चीज मिल तो जाए। कभी खुद कुकिंग करते हैं वाइफ के लिए? कभी नहीं, वाइफ करती है, मैंने कभी नहीं की। कभी आपने कुछ नहीं बना कुछ के नहीं दिया? बनाया, कभी कभी चाय नहीं। भी नहीं बना के दी उनको? नहीं आती है, चाय बनाना आती है। नहीं, तो उनके लिए कब बनाई आपने? वो जब कहेगी बना लेंगे उनके लिए। ये वैसे वैसे तो वही बनाती है, ये- मेरे खाने पीने का ख्याल रखती है, हर चीज का वही बनाती है मेरे लिए। ये तो बात सही है, ऑब्वियसली होम मिनिस्टर हैं वो, और मैं बिल्कुल। हमेशा यही कहती हूँ होम मिनिस्टर्स के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए। नहीं, मैं वैसे यकीन करें, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ हाँ। कि मैं आज यहाँ जो कुछ भी हूँ, मैं अपनी वाइफ की वजह से हूँ। हाय, how sweet. यकीन करें, उन्होंने 27 साल में इतना सेक्रीफाइस किया है, और इतनी अंडरस्टैंडिंग रही है हमारी कि कभी भी, मुझे यकीन करें, मैं आप 24 घंटे मेरे साथ रहे ना, इंटरव्यू करें यहाँ पे जी, ना, जी, जी, उसका एक फोन कॉल मेरे पास नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज शी उसको लव्स यू। बहुत प्यार करती है। अच्छा। उसको पता है कि वो मसरूफ हैं,
मैं फ्री होता हूँ बाहर, मैं फोन करता हूँ कि मैं अभी इधर हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा, इतनी देर में आऊंगा। उसने कभी मुझे फोन नहीं किया। मैं उससे नाराज होता हूँ। मैंने कहा आप फोन क्यों नहीं करती हो? सही। वो कहती है आप बिजी हो, ड्यूटी में हो, आप पता नहीं कहाँ बैठे हो, मैं आपको डिस्टर्ब करूँ, फोन करूँ। तो ये बहुत कम होता है। बिल्कुल, यही बीवियों की मोहब्बत होती है और बीवियां बड़ी प्यारी होती हैं और बीवियों को हमेशा खुश रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, मुझे ये बताइए कि आपको बर्थडे याद रहती है उनकी? बिल्कुल याद रहती है मैम, बिल्कुल अच्छा। रहती है। वो सरप्राइज देता हूँ मैं उसको। आप सरप्राइज देते बिल्कुल हैं? देता हूँ surprise। और ये मेरे शो पे भी आज सरप्राइज है कि एक जो है हमारे माशाल्लाह से मेल गेस्ट ये कह रहे हैं कि वो अपनी वाइफ को सरप्राइज देते हैं यकीन करें मैम, हर साल उसको पता भी नहीं होता। भूलते। मैं कहता हूँ मैं जा रहा हूँ पेट्रोलिंग पे, हाँ। तो मैं दे रहा हूँ। अच्छा। मैं ये बहाना करता हूँ। अच्छा। वो चीजें एक दो दिन पहले में कपड़े, परफ्यूम वगैरह जो देनी होती है, ऑब्वियसली जो उनकी भी पसंद की कोई भी चीज पसंद की होती है मुझे पता है, वो मैं एक दिन रख के लेके ऑफिस में रख देता हूँ। जहाँ भी मेरा ऑफिस होता है। फिर जैसे ही बस 11:30 बजे, पौने 12 बजे के नजदीक में बस घर जाता हूँ। 12 जैसे बजते हैं तो बस सर पे उसके आगे रखता हूँ। खुश होती है वो। बहुत खुश होती है। मतलब उस वक्त की वो जो खुशी होती है ना, वो बड़ी प्यारी होती है। बहुत ऐसे समझे कि वो आप जबान से बयान नहीं कर सकते, ऐसी खुशी होती है। वाइफ जो है माशाल्लाह से आपकी, आपने बोला कितनी देर हो गई आपकी शादी को? मैम तकरीबन 94 में हुई है, तो 28 साल तकरीबन। 28 साल हो गए हैं। 28 साल आपकी शादी को, 27 साल माशाल्लाह से आपके काम को। जी जी। तो ऑब्वियसली यहाँ से ये पता चलता है कि आपकी बीवी ने बहुत ज्यादा आपका साथ दिया। बहुत ज्यादा दिया मैम, यकीन करें अगर उसका साथ नहीं होता तो शायद मैं ये पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता। क्योंकि बच्चे संभालना, हर चीज करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, मुझे ये बताए, म्यूजिक सुनते हैं आप जी, कभी? वो स्टूडेंट लाइफ से मेरे शौक है म्यूजिक का। कौन सा, क्या मतलब किस टाइप का म्यूजिक सुनते हैं? बस लव ड्यूट सॉन्ग, मतलब रोमांटिक रोमांटिक सॉन्ग्स और गजल सुनता हूँ। गजलें सुनते हैं? गजलें सुनता हूँ मैं। कौन सा सिंगर आपको लगता है पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा सिंगर जो है वो बहुत अच्छा गाता है आजकल? तो मैं ऑनेस्टली मौजूदा तो मुझे कोई ऐसा पता नहीं, नए गाने में सुनता नहीं हूँ। अच्छा। वो मैं पुराने गाने ही सुनता हूँ सारे, गजलें भी पुराने, गाने भी पुराने। वो कभी जाते हैं ना गाँव से या कहीं कराची से सखर गए, सखर तो मेरी सीडीज पड़ी हुई हैं गाड़ी में। अच्छा, तो पुरानी सुनते हैं। वो मेरी बेटी कहते हैं बाबा आप ये गाने चलाते हो, हमें नींद आ जाती है। कि मतलब वो इतने पुरानी पुराने गाने होते हैं, वो हमारे 80s की 90s की पसंद के हैं। तो आजकल के गाने तो मैं सुनता ही नहीं हूँ, ना कोई इतना पता है आजकल सिंगर कोई अच्छा कौन है। कभी जब आप दोनों में कभी कोई तकरार हो जाए या लड़ाई हो जाए, मियाँ बीवी में हो ही जाती है, जी मैम, तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है दोनों में से? ऑनेस्टली मैम तो पहले तो बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। अगर कभी थोड़ी बहुत हो भी जाती है ना, तो मैं सॉरी करता हूँ। आप ही सॉरी करते हैं? बिल्कुल। मतलब हमेशा आप ही करते हैं? नहीं, कभी वो भी करती है। अच्छा। मियाँ बीवी में समझ जाती है बिल्कुल कि गलती किसकी है। हाँ। मेरी गलती होती है मैं सॉरी करता हूँ, उसकी तो वो सॉरी करती है। अंडरस्टैंडिंग से काम चलता है ना, ऐसे नहीं चलता। बिल्कुल। मुझे ये बताएं, जाने से पहले आप हमारी यंग जनरेशन को, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम यही है कि आपके चैनल के थ्रू मैं कहना चाहता हूँ, एक ट्रैफिक के लिहाज से भी और दूसरे एंगल से भी, माँ बाप को खास करके मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को गाड़ी चलाना ना दें। क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि किस तरह से गाड़ी चलाई जाती है, क्या होता है। खास करके मोटरसाइकिल ना दें, क्योंकि आपकी हर चीज़ वापस आ सकती है। ज़िंदगी अनमोल चीज़ है जो कभी वापस नहीं आती। तो मेहरबानी करें, बच्चों को गाड़ियाँ ना दें। और जो ड्राइविंग कर रहे हैं हजरात, हमारे कराची के हों या पूरे मुल्क के हों, पाकिस्तान में कहीं भी, तो एहतियात से ड्राइविंग करें, सीट बेल्ट बांधें। ड्राइविंग करने वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, वो ख़तरनाक है बहुत। तो ये चीज़ें ट्रैफिक लॉज को फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के लिए, हम आपकी ज़िंदगी बचाने के बैठे हैं, खड़े होते हैं, ड्यूटियाँ करते हैं 24 घंटे। तो पुलिस से कोऑपरेट करें, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे ऑपरेशन पुलिस हो। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अवेयरनेस दें ट्रैफिक लॉज के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में, तो उनको फॉलो करें। तो ये आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही प्यारा आपने मैसेज दिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।